हेलो एंड वेलकम बच्चों। आज हम दूसरा मॉक टेस्ट करते हैं स्टार्ट। पहला मॉक टेस्ट आपने किया, आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या अनुभव था। अब हम करते हैं दूसरा प्रैक्टिस एट स्टार्ट। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आप देखें, इसमें पढ़ें इसको। इसमें दिया हुआ है कि एक वस्तु का वायु में भार दे रखा है। तो देखो, वस्तु का वायु में भार दे रखा है। पहले देखो, वायु का वायु में भार है, तो मैं इसको लिखूंगा वेट इन एयर। ठीक है, ए फॉर एयर होता है। ये हमें दे रखा है कितना, 320 ग्राम। 320 ग्राम, ठीक है बच्चों। और जल में दे रखा है 200 ग्राम। वेट इन वाटर ये दे रखा है 200 ग्राम, ठीक है बच्चों। और तेल में दे रखा है 272 ग्राम, यानी वेट इन ऑयल। ऑयल को मैं ओ से लिख देता हूँ। और ये दे रखा है आपको 272 ग्राम। 272 ग्राम। देखिए, जब भी आपको किसी द्रव का विशिष्ट घनत्व निकालना है तो उसका फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इक्वल होता है वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। लिक्विड आपको ऑयल है यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा जो लिक्विड है वो ऑयल है, ये ध्यान रखिए, ऑयल है। ठीक है, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। अब मैं इसको हिंदी बता दूं, किसी भी द्रव का विशिष्ट घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो वायु में भार माइनस द्रव में भार बटे वायु में भार माइनस जल में भार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो द्रव है वो है ऑयल, ठीक है, तेल है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू जाएगी 320 माइनस ये हो जाएगा हमारा लिक्विड, ये हो गया 272 बटे एयर हमारा हो गया 320 माइनस 200। ठीक है बच्चों, अब इसको आप माइनस कीजिए। माइनस करने पर यह आ जाएगा 48 अपॉन 60। और इसको आप डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड करने पर आ जाएगा 4/5 मीन्स 0.8। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर हो गया डी। तो पहले वाले का जो आंसर है वो डी है। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये क्वेश्चन आपका फ्लोटेशन यानी प्लवन से आया था। जनरली एग्जाम में क्वेश्चन इससे आ जाता है आर्किमिडीज का सिद्धांत पे। तो इसमें आप इस चैप्टर में, ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ बताया आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी विशिष्ट गुरुत्व। कई बार विशिष्ट गुरुत्व की स्पेसिफिक ग्रेविटी की यूनिट पूछ लेते हैं। इसकी कोई लिमिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों। देखिए, दूसरा प्रश्न हमारा है दिया हुआ, इसमें एक शीतलक है। देखो, शीतलक यानी कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, उसके तापमान दे रखे हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा है, तापमान दे रखा है। तो T1 ले लेते हैं हम, -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, इसमें आप 273 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 263, 263 केल्विन, राइट। अच्छा बच्चों, अब हमें T2 हमें दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें आप 273 ऐड करोगे तो 293 केल्विन। अब देखो, इसमें हमें क्या पूछा हुआ है, इसमें हमें पूछा हुआ है जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, उसका पूछा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इसे बोलते हैं निष्पादन गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में क्या लिखा बच्चों, कार्यशीलता गुणांक लिखा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं निष्पादन गुणांक। तो इसको मैं इंग्लिश में लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इक्वल, याद रखिए, जो छोटा वाला तापमान होता है ये T1 है ना, तो T1 अपॉन T2
माइनस T1 और इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। T1 की वैल्यू हो गई 263 और T2 माइनस ये हो गया, T2 हो गया 293 माइनस 263 और ये आप इसको डिफरेंस करेंगे, ये डिफरेंस करके आपका आ जाएगा कितना 263 डिवाइडेड बाय, और इसको आप डिवाइड करो कितना आ गया, ये आ गया 30 आ गया है। तो ये 26.3 बाय 3 और इसको सॉल्व करके हमारा जाता है 8.77। इसका कोई मात्रक नहीं होता है और ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी। तो सेकंड का आंसर सी है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे आप, इसमें आपको दिया हुआ है कि du प्लस dw बराबर 0। ठीक है, du प्लस dw बराबर 0 जो है ये किस प्रोसेस के लिए होता है? ऑप्शन गिवन है, रुद्धोष प्रसाद दे रखा है, समतापीय, समदाबीय, समआयतनिक। ठीक है, अब देखो ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा ये आता है, किसी भी निकाय को दी गई ऊष्मा हीट गिवन टू द सिस्टम इक्वल du प्लस dw। ठीक है बच्चों, इसमें ये जो dw है, du है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस सिस्टम। ठीक है, यानी जो गैस, ये जो निकाय है उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और ये है वर्क डन, कृत कार्य, और ये दी गई ऊष्मा। अब हमने ये देखो, अब जो रुद्धोष प्रसार होता है, जो रुद्धोष प्रक्रम होता है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, नो हीट एक्सचेंज। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती है, तो dq 0 होता है, और जब हम ये 0 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा आ जाएगा du प्लस dw बराबर 0। तो ये हमारा किस प्रोसेस में होता है? ये हमारा होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष प्रक्रम। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप। ठीक है, चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न क्या कहता है? वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज, परम शून्य ताप होता है। तो याद रखिए, परम शून्य ताप वैसे तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम इसको -273 डिग्री सेल्सियस भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा 0 के भी होता है। अब आप यहाँ देखिए, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। उलझन ये है कि ऑप्शन तो आपका पहला वाला भी है ना, और बी भी है, ए भी और बी भी है। हाँ, अगर ये माना डी ऑप्शन ऐसा ना होता, कोई और होता, तब तो हमारा आंसर बी सही होता है। तो हमें एक चीज़ और देखिए, ये भी मिल रहा है। ठीक है, ये भी मिल रहा है, और याद रखना आपको कि जैसे F-32/9 बराबर K-273/5। ठीक है, 5। इसमें अगर आप K का मान 0 पुट कर दीजिए तो F का मान आपको जो मिलता है वो मिलेगा -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये मिलता है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको दे रखा है -459। ठीक है, तो ये नहीं दिया हुआ, तो इसको जनरली हम इतना बोलते हैं। तो याद रखिए, इसमें जो तीनों ऑप्शन जो हैं वो परम शून्य ताप हैं, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा डी। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, 5th, 5वां प्रश्न देखेंगे आप। इसमें ये दिया हुआ है कि जो सोर्स ऑफ साउंड होता है, अगर हमें इको सुनाई देना है तो जो सोर्स ऑफ साउंड है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी कि ध्वनि स्रोत और जिससे ध्वनि टकरा के आएगी परावर्तक तल, उनके मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। देखो, ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो आपका नेवी का पेपर हो या एयरफोर्स का पेपर हो, बहुत आता है एग्ज़ाम में। तो याद रखिए, ऐसे केस में या तो कभी आपको 16.5 दिया होगा मीटर, या कभी आपको 17 मीटर दिया होगा। तो इन्हीं के आसपास ये रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक तो वेलोसिटी ऑफ द साउंड, ध्वनि के वेग पर, और तापमान पे। ठीक है, तो ऐसे केस में ज़्यादातर जो मैंने एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन देखे हैं उनमें ये वाला ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो यही है। तो 5th का आपका पहला ऑप्शन।
छठा प्रश्न देखेंगे आप। 6 क्वेश्चन देखिए। हाँ, एक संधारित्र का कार्य है, यानी कि अ कैपेसिटेंस इज अ डिवाइस टू, यानी जो कैपेसिटर होता है उसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है टू स्टोर चार्ज। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर है इसका। अब देखिए 7वां प्रश्न, 7th क्वेश्चन। इसमें ये दिया हुआ है आपको कि जो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इनमें से किस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मतलब कौन सा फैक्ट जो है सेल के आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में सत्य है। देखो वैसे तो आपको मालूम है जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी वायर का विद टेम्परेचर जो होता है, अगर कोई कंडक्टर है, चालक है, तो विद टेम्परेचर बढ़ता है वो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्या दिया उसने दे रखा सेल का, जो सेल होता है उसका जो आंतरिक प्रतिरोध ये पूछा हुआ है। तो याद रखिए जो सेल होता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, यानी कि वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो अगर आप ताप बढ़ाओगे ना तो उससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होता है, टूटता है वो, और डिसोसिएट होकर जो है और आयंस मिलते हैं, और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी जो होती है, जो इलेक्ट्रॉन की जो चंचलता होती है, स्पीड होती है, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो याद रखिए अगर हम सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो डिक्रीजेज होता है विद टेम्परेचर। तो आंसर हमारा कौन सा है, बी आंसर। 8th क्वेश्चन देखिए। अब आपका 8th प्रश्न देखेंगे आप। जेनर डायोड का प्रयोग सदैव किया जाता है। ठीक है, यानी जो जेनर डायोड होता है इसमें लिखा हुआ आपको कि किस टाइप की बायसिंग होती है। तो आपको मालूम है रिवर्स बायस होते हैं, फॉरवर्ड बायस होते हैं, उत्क्रम अभिनीत होते हैं, अग्र अभिनीत होते हैं। तो याद रखिए जेनर डायोड जो होता है वो रिवर्स बायस में यूज होता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन था। आगे देखिए अब 9th क्वेश्चन है आपका। तो जो 9वां प्रश्न है इसको आप समझना। 9th प्रश्न, तो जो 9वां क्वेश्चन है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे है। ठीक है, उसमें ये दिया हुआ है, देखो इसको समझने पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे ये है विबग्योर, इसके बारे में आपको मालूम ही है। वी वॉयलेट है, बैंगनी, आई इंडिगो है, आसमानी, बी ब्लू है, नीला, जी जो है ग्रीन है, हरा, वाई येलो है, पीला, ओ ऑरेंज है। ठीक है, हाँ, और ये आर रेड है। ठीक है, अब देखो याद रखना अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। हाँ, ये ध्यान रखिए घटती है, यानी कि डिक्रीज होती है। अगर हम जो है ऊपर से नीचे जाएंगे तो आवृत्ति घटती है। अब समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कहता है कि जब कोई सरफेस है, कोई मेटल सरफेस है, कोई धातु की प्लेट है ना, कोई धातु का पृष्ठ है, जब उस पर हरा प्रकाश डाला जाता है, ग्रीन, तब तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, अगर ये वाला प्रकाश डाला जा रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। लेकिन जब उससे पीले रंग का प्रकाश डाला जाता है तब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। बस अब यहीं पे समझना आपको मालूम है कि थ्योरी में अगर हम एक एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एक उपयुक्त प्रकाश आवृत्ति का प्रकाश डालें तभी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, एमिटेड होते हैं। तो उस आवृत्ति को क्या बोलते हैं, दहलीज आवृत्ति, उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रीन लाइट है, जो हरा प्रकाश है, उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज़्यादा या बराबर है। तो इसका मतलब है, और इसकी कम है। तो कहने मतलब है जो इससे ऊपर वाले तो इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, इससे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेंगे। तो अब इसने पूछा था कि बताओ कि यदि हम जो है यदि उस धातु पर लाल प्रकाश पड़े, हाँ, यदि उस पर हम लाल प्रकाश डालें। अब सोचो कि ये जो लाल प्रकाश है वो ग्रीन से नीचे है, तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। और ये हमारा आंसर हो गया पहला, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो अब आते हैं हम 10th क्वेश्चन पे, 10वें प्रश्न पे आते हैं। इसमें ये पूछा हुआ है विद द हेल्प ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड वी कैन, हाँ, ये दिया हुआ है कि ये है 10th क्वेश्चन है, 10वां प्रश्न है। तो याद रखिए एक होता है क्वालिटी, इसको हम बोलते हैं गुणता। तो ये जो है गुणता, जो क्वालिटी होती है वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड होती है, वो ध्वनि की चारित्रिक लक्षण होता है। तो याद रखिए जो गुणता होती है ये डिपेंड करती है ओवरटोन्स पर, हार्मोनिक्स पे, सनादि पर, अधिस्वर पे। इससे हम ये पहचान सकते हैं
कि ये कौन सा उपकरण है। जैसे मान लीजिए आपने दो उपकरण है वो बज रहे हैं, वो आपने देखा नहीं है, एक मान ला तबला एक ढोलक है, वो दोनों बज रहे हैं, तो आप बिना देखे बता सकते हो कि ये तबला है या फिर ये ढोलक है। तो वो पहचाना जाता है गुणता के नियम से। या मान लीजिए कोई फिल्म है उसमें दो एक्टर हैं या आपस में बोल रहे हैं, तो आप बिना उसको देखे बता दोगे उनकी साउंड को सुनते हुए कि ये कौन सा एक्टर है, ये कौन सा एक्टर है। तो अब आप समझ लिए कि गुणता यानी क्वालिटी का जो रिलेशन होता है उससे हम पहचानते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके बारे में पता लगता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा डिस्टिंग्विश साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट्स, यानी ध्वनि उत्पन्न करने वाले यंत्रों की पहचान। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन। देखिए प्रश्न नंबर 11 हमारा जो 11वां प्रश्न है उसे देखेंगे आप। इसमें आपको दे रखा है दो चार्जेस हैं, दो चार्ज हैं। मान लीजिए एक ये मान लीजिए Q1 और एक ये मान लीजिए Q2। Q1 दे रखा आपको 1 माइक्रोकुलॉम और Q2 आपको दे रखा है 5 माइक्रोकुलॉम और इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है 1 मीटर। बस एक चार्ज ले लीजिए आवेश, एक आवेश ले लीजिए। पूछा क्या है ये समझिए। पूछा हुआ है रेशियो ऑफ फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बोथ द चार्जेस विल बी। अब देखो, अब अगर दोनों प्लस आवेश हैं तो ये इस पे बल लगाएगा इधर को, ये इस पे बल लगाएगा इधर को, ठीक है। और अब यहाँ समझना आपको कि वो ही कह रहा है कि इस पे जो बल लगेगा फोर्स और जो इस पे फोर्स लगेगा बल, उन दोनों का रेशो पूछा हुआ है। अब कई बच्चे क्या है, अब इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, लेकिन जिनको थ्योरी क्लियर है कि यार न्यूटन का जो तीसरा नियम है, जो थर्ड लॉ ऑफ ठीक है न्यूटन्स है, वो क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जितना बल ये लगाएगा इस पर उतना ही बल ये इस पर लगाएगा। तो अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, तो ये भी F हो जाएगा और ये भी F हो जाएगा, तो इनका रेशो क्या आएगा 1:1। तो कोई कैलकुलेशन नहीं थी और सिंपल सा फैक्ट सा आंसर सी। समझ बच्चों। तो अब देखिए 12वां प्रश्न, 12th क्वेश्चन देखेंगे आप क्या कहता है वो। इसमें ये दिया हुआ है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। वो ये पूछ रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है, यानी कि जो उत्तल दर्पण होता है वो वास्तविक वस्तु का कब प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। उसमें जैसे एक उसने पहला ऑप्शन दे रखा है कि u का मान 2f से छोटा हो, u का मान 2f से बड़ा हो, ऐसा दे रखा है। लेकिन अगर आपको फैक्ट मालूम है कि जो उत्तल दर्पण होता है, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, आप ऑब्जेक्ट वस्तु को कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, छोटा बनता है, आभासी बनता है। तो बस, तो यानी कि इसमें कोई भी कंडीशन है तो फॉर नो वैल्यू ऑफ u, यानी u का कुछ भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए हम जो है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त कर लेंगे। तो आंसर हमारा हो गया डी आंसर। देखिए 13वां प्रश्न, व्हेन अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, जब एक स्प्रिंग को संकोचित किया जाता है, हमारा है 13वां प्रश्न। तो ये पूछा हुआ है, इससे बताइए कि के स्टोर होती है, इस तरह पूछा हुआ है। तो याद रखिए, जब भी आप किसी प्रोसेस में कोई कार्य करते हैं तो वो आपका कार्य स्टोर कर लेता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी। सोचिए, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, संकुचित करते हो, तो आपने कार्य किया, तो वो आपका कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी। हमारा आंसर है बी, ठीक है। देखिए 14th क्वेश्चन, 14वां प्रश्न कहता है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार बढ़ जाएगा, घट जाएगा। बहुत बार क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, आता है, तो इसको हम बताते हैं कि इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, किसी भी वस्तु का जो भार होता है, वेट होता है, उसके लिए हम फार्मूला होता है मास इनटू जी। मास मतलब द्रव्यमान, जी मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, ये होता है। अब सोचिए, जो भूमध्य रेखा है, जो इक्वेटर है, वहाँ पे जी की जो वैल्यू होती है, वो जो एक्चुअल वैल्यू है मैक्सिमम, उसमें से ये वाली वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये होता है, कहने मतलब है अगर इस जी का मान आप 10 मानते हैं, 9.8 मानते हैं, तो उसमें से ये कम हो जाता है।
ठीक है। तो इसका मतलब है भूमध्य रेखा पर जी का मान 9.8 से कम होता है। अब क्या कह रहा है वो, इस समय उसका भार इतना है, ठीक है। अब वो कहता है कि यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे, तो घूमना बंद करने का मतलब है ओमेगा बराबर 0, और अगर ओमेगा 0 हो गया तो जो नया मान आएगा उसमें से वो जी के बराबर आएगा, यानी जो पहले माइनस होके आ रहा था अब वो माइनस नहीं होगा, उसका मान इसके बराबर आएगा। यानी कहना मतलब है अब जो ये जी ई का मान है ये बड़ा होगा किससे, इससे, पहले वाले मान से कम बड़ा होगा, है ना, क्योंकि पहले वाले मान में से कुछ माइनस हो रहा था, अब माइनस नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि अब गुरुत्वीय त्वरण बढ़ गया। तो इसका मतलब है अब जो नया भार होगा वो मास इनटू जी डैश बढ़ जाएगा ना, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वृद्धि। अब आते हैं 15वें प्रश्न पे, ठीक है। 15th क्वेश्चन देखेंगे आप। 15वां प्रश्न क्या कहता है, वो कहता है एक वायर है, एक तार है, उसका प्रतिरोध रेजिस्टेंस दे रखा है 32 ओम, ये दे रखा है। फिर वो कहता है इट इज़ मेल्टेड एंड मेड बाय, हाँ इसको पिघलाया गया और आधी लंबाई का बनाया गया, ठीक है। तो याद रखिए एक इसमें जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि कोई तार है उसको पिघला दिया, ठीक है, तब हमने नया प्रतिरोध बनाया, या हमने तार को खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, या डाई मशीन का प्रयोग करके, जब भी ये वर्ड कीवर्ड आते हैं बाय मेल्टिंग, बाय स्ट्रेचिंग, बाय यूजिंग डाई मशीन, ठीक है, पिघलाकर डाई मशीन का प्रयोग करके, ठीक है, हाँ इस तरह का, या स्ट्रेचिंग खींच करके, अगर इस तरह के वर्ड आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है, ये अप्लाई नहीं होता है, ये नहीं होता अप्लाई। तो ऐसे केस में याद रखिए जो नया प्रतिरोध होता है ये इसमें आपको ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखो कैसे, उसने कहा है कि अब जो नया तार है उसकी लंबाई आधी हो गई, यानी इस एन का मान जो हो गया 1/2 और ये हो गया 32, ठीक है। तो 1/4 32, इसको सॉल्व करोगे 8 ओम। तो आंसर हमारा जो इसमें आ गया है 8 ओम, और ये कौन सा ऑप्शन में है, सी। तो याद रखिए अब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हाँ एग्जाम में आपके अब इस टाइप के क्वेश्चन आने लग गए हैं, तो इस पर जरूर प्रैक्टिस करें डेफिनेटली आपके, क्योंकि जो एग्ज ग्रुप का पेपर उसमें एक सेट तो होता नहीं है ना, कई सेट आते हैं, तो किसी ना किसी में जरूर आपका इस तरह क्वेश्चन आएगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो हाँ अगला प्रश्न देखिए आप, 16वां प्रश्न आते हैं हम, ठीक है। हाँ 16वां प्रश्न पे आते हैं। 16th क्या कहता है वो, विच एनर्जी फ्लोइंग इन अ टेलीफोन लाइन, यानी जो टेलीफोन लाइन है उसमें ये कौन से प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, बहुत बार आ रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अंदर जो एनर्जी होती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, और हमारे जो गिवन ऑप्शंस है उसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, रेडियो। तो आंसर हमारा डी आ गया, है ना। तो उसमें रेडियो तरंगे होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे ये होती है। अब देखो यहाँ पे आवृत्ति का कोई सेंस नहीं है, ऐसे लिख दिया, तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं अपनी तरफ से, है। अब देखिए 17th क्वेश्चन, 17वां प्रश्न देखेंगे आप, 17वां प्रश्न, ठीक है बच्चों। उसमें पूछा हुआ है आपसे द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखिए एक, अब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के तो हम पे कई फार्मूले हैं, तो ठीक है, तो इसमें एक याद रखना आपको, एक कोई भी फार्मूला उठा लीजिए, जैसे मैं उठा लेता हूँ लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के सम विभाजन का नियम। तो उसमें क्या था, ये E बराबर ½ kT, स्मॉल के हैं ये था। तो यहाँ पे जो K है यही बोल्ट्जमैन नियतांक है, ठीक है, और ये ऊर्जा है और ये टेम्परेचर है। तो आप जैसे टेम्परेचर है, कई बुक में टेम्परेचर ऑप्शन, खैर इसमें तो ऑप्शन गिवन है, कई बार टेम्परेचर यानी ये देखो ये टाइम नहीं है, ये समय नहीं है, ये टेम्परेचर, ये ध्यान रखिए, है ना, ये ताप है, ये टेम्परेचर है, टेम्परेचर। तो कई बुक में जो है टेम्परेचर को ऑप्शन थीटा दिया रहता है, कई में के दिया रहता है, और यहाँ पे आपको जो दे रखा है वो के दे रखा है ऑप्शन,
तो बस, तो अब आपको इस के की डायमेंशन फाइंड करनी है। तो इस के की, ठीक है, 1/2 तो डायमेंशन लेस है, विमाहीन है, तो इसका तो कोई रोल नहीं है, आप ये रख देंगे। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी आप ऊर्जा, एनर्जी, इसकी यूनिट आप जरूर, डायमेंशन जरूर याद रखिए। हाँ, इसकी डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए। मैं जो हूँ हमेशा 3-4 डायमेंशन लर्न करने को कहता हूँ, बाकी फार्मूला, ठीक है। हाँ, तो ये ऊर्जा है, एनर्जी है, कार्य है, वर्क है, उसकी डायमेंशन पुट कर लीजिए। और यहाँ पे हमें टी का जो दे रखा है, के दे रखा है, और अगर थीटा दिया होता तो थीटा पुट कर देते। तो इसको सॉल्व करके हमारा आ जाता है ये आ जाता है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है पहला, ए ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप फार्मूले याद रखिए और डायमेंशन बहुत क्विक निकल आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, अब आते हैं हम 18वां प्रश्न पे, 18th क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि एक सरल रेखी गति है, और उसमें पूछा हुआ एक सरल रेखी गति है, और उसमें कह रखा है कि त्वरण जो है वो कांस्टेंट है, अचर है। तो कहता है, तो पूछ रहा आपसे कि विस्थापन का जो परिमाण होगा और जो डिस्टेंस, दूरी का परिमाण होगा, उसका अनुपात पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट दे रखा है ना, विस्थापन का परिमाण दे रखा है, इसलिए दे रखा है कि विस्थापन नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो यानी आपको उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो याद रखिए आप, देखो इसका मतलब है सरल रेखा में गति हो रही है, और एक्सेलेरेशन भी जो है कांस्टेंट है ना, ये जो है कांस्टेंट है, अचर है, कांस्टेंट है, ये दे रखा आपको, ठीक है। अच्छा, अब वैसे देखो एक फैक्ट आपका ये है कि जो विस्थापन होता है, पहले इसने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट बोला है ना, यस। तो जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट, हाँ, ये या तो छोटा होता है या बराबर होता है किसके, डिस्टेंस के, दूरी के, ठीक है। ये ध्यान रखिए, यानी जो विस्थापन है वो दूरी के या तो छोटा होगा या बराबर होगा। तो इस तरह से अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ये आ गया आपका। तो यानी ये आपका आ गया कि हाँ, तो यानी कि विस्थापन बटे दूरी, इसका जो मान होता है वो 1 या 1 से कम होता है, ठीक है। ये तो एक फैक्ट हो गया। लेकिन अब जब आप क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से, तो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से कहता कि विस्थापन और दूरी का अनुपात जो है वो रेशो है, वो क्या होता है, तो इस केस में हमारा आंसर हो जाता है कौन सा, इस केस में हमारा आंसर हो जाता है डी। लेकिन आप जब इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्ट और दे रखा है कि यदि त्वरण अचर हो, इसका मतलब है ना वो मुड़ेगा ना बैक हो जाएगा, तो वो उसी लाइन को फॉलो करेगा। तो इस केस में आपका इनक्वालिटी में आपका इक्वल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो ध्यान दीजिए कितना फर्क है, देखो, ठीक है। अगर सिर्फ ये कहता है कि इन दोनों का अनुपात क्या होता है तो ये ऑप्शन था, लेकिन इस प्रश्न को आपको जो इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज गिवन है उसके हिसाब से आपका आंसर जाएगा। 19वें प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। 19वां प्रश्न देखेंगे आप, 19th। इसमें ये दे रखा है कि गुरुत्वाकर्षण मुक्त स्थान में, यानी कि जीरो ग्रेविटी, जहाँ पे जी 0 है, तो वहाँ पूछा हुआ उसने कि जो सरल लोलक की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, वो कितनी होगी। तो याद रखिए, सिंपल पेंडुलम के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है, ठीक है, ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। अब वो कह रहा है जीरो ग्रेविटी है, तो जीरो ग्रेविटी का मतलब हो गया 2 पाई अंडर रूट लेंथ अपॉन 0, तो ये कितना हो गया, इन्फिनिटी, अनंत हो गया। और जो आवृत्ति होती है वो 1/t होती है, ठीक है, इसका मतलब हो गया 0। तो इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब होता है कि अगर आप से किसी सरल लोलक को जीरो ग्रेविटी में ले जाएंगे तो उसका आवर्तकाल अनंत का मतलब वो रुक जाएगा, और जब रुक जाएगा तो उसमें आवृत्ति तो होनी नहीं है, दोलन तो होने नहीं है ना। तो आंसर हमारा मैच करेगा कौन सा बच्चों, पहला ऑप्शन आंसर है। हाँ, अब आते हैं हम 20th क्वेश्चन पे, 20वें प्रश्न पे। क्या कहता है वो कहता है कि 50 kg,
मास दे रखा है 50 kg का, एक पिंड है, बॉडी है, और उस पर एक रेजिस्टिव फोर्स लगाया गया। रेजिस्टिव फोर्स मतलब अवरोधी बल। अवरोधी बल का मतलब है जो उसके वेग को कम करेगा, ठीक है। तो इसमें आपको दे रखा है इसका यू जो था, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग उसका था 20 मीटर पर सेकेंड, और अंतिम वेग यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में 5 सेकेंड में। तो वो पूछा हुआ बता रहा, कह रहा आपसे कि बताइए वो रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा, अवरोधी बल के बारे में पूछा हुआ है। तो पहले तो आप त्वरण निकालेंगे, एक्सेलेरेशन है v माइनस यू अपॉन टी। अब देखो v का मान कितना है यहाँ पे 5, ये कितना है 20, और t कितना है 5। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस क्यों आया, क्योंकि वो अवरोधी बल है, रेजिस्टिव फोर्स है। तो बस जब उसने रेजिस्टिव फोर्स कह दिया ना, तो आपको नेगेटिव साइन नहीं लेने हैं, ये समझ लीजिए। अवरोधी बल का मतलब ही खुद हो गया, वहाँ नेगेटिव साइन आपको नहीं लेने हैं। तो बल F बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन है ना। तो मास कितना है 50 है, और इसकी आपको सिर्फ वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टिव फोर्स तो खुद बोल रहा हो। तो 150 न्यूटन, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से कौन सा ऑप्शन मैच करेगा हमारा, बी आंसर। तो ये न्यूटन्स लॉज वाले से है ये, तो न्यूमेरिकल है। मैंने कहा ना, देखो मुझे तो यहाँ पे आपको समझाना है, यहाँ प्रैक्टिस करानी है, तो मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ। लेकिन जब आप एग्ज़ाम में करेंगे, तो एग्ज़ाम में आप जब करेंगे तो याद रखिए ये स्टेप आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको तो सिर्फ ये वर्क करना है, ये बस, ये पेपर में थोड़ी सी है, तो ये ध्यान रखें। अब आते हैं प्रश्न संख्या 21। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। क्या बोलता है वो, द एयर बबल बिहेव इन वाटर एज। काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया हुआ है ये, बहुत बार एग्ज़ाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो जल के भीतर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। तो याद रखिए पहला ऑप्शन, पहला आंसर इसका, ठीक है। तो यानी कि जो जल का बुलबुला है वो देखने में कैसा होता है, उत्तल होता है ना। लेकिन जब उसको हम जो वायु का बुलबुला है देखने में उत्तल होता है, लेकिन जब हम उसको जल में होता है वो, तो वो कैसे काम करता है, अवतल लें। तो इसकी थ्योरी है ना, इसकी थ्योरी पे है ये प्रकाश वाले चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे मैं इतना डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे आप करें। शेविंग मिरर इज, अगला प्रश्न नंबर 22 देखेंगे आप। वो कहता है शेविंग मिरर है, ये भी काफ़ी एग्जाम में आता है कि जो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण होता है या जो हजामत दर्पण होता है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो दर्पण तो उसने ऊपर कह दिया, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, उत्तल, अवतल, समतल, परवलयाकार। तो याद रखिए, भले ही हम घरों में जो है दाढ़ी समतल दर्पण से बनाते हैं, घरों में तो आप पानी में देख के दाढ़ी बना लो, तो इसका मतलब कोई है आप जल को लिखोगे पानी, वो शेविंग मिरर लिख दोगे, है ना, तो वो तो चलता है। लेकिन याद रखिए कि जो एक्चुअल में आपका जो शेविंग मिरर होता है वो होता है कॉनकेव मिरर, है ना, बी ऑप्शन। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या होता है, क्योंकि जब हम शेविंग करते हैं तो हम अपने फेस को जो है वो दर्पण के जो ध्रुव होता है पोल और जो उसका फोकस होता है उसके बीच में रखते हैं, तो उससे एक बड़ा इमेज बनता है। तो जो दाढ़ी यानी जो बाल होते हैं, हेयर, तो छोटे छोटे बाल होते हैं, उनका बड़ा इमेज बनता है और वो नोटिस में जाते हैं, कट शेप कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो शेविंग मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में 2-3 बार से काफ़ी आ रहे हैं। बच्चे एग्ज़ाम देख के आते हैं, बताते हैं सर ऐसे क्वेश्चन आया था। जैसे कि एक सैटेलाइट है, ठीक है, एक सैटेलाइट है और सैटेलाइट चक्कर लगा रही है, उसका एक टुकड़ा टूट गया, तो बताइए टुकड़े का हिस्सा क्या होगा। तो इस टाइप के एग्ज़ाम में अभी 2019 में भी आए थे, तो काफ़ी आ रहे हैं, सुनिए ध्यान से। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो उसमें ये पूछा हुआ है कि एक उपग्रह है और उसमें अंतरिक्ष यात्री एक चम्मच गिरा देता है, तो बताइए वो चम्मच का क्या होगा, है ना। तो उसमें लिखा हुआ है कि एक तो फर्श पे गिर जाएगा उसके, है ना, ऐसे तो ऑप्शन दे रखे हैं। तो सिंपल सा है, इसका कारण होता है इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। तो वो जो है कंटिन्यू टू फॉलो द मोशन ऑफ द सैटेलाइट, ठीक है, तो वो सी आंसर है। तो जो गति सैटेलाइट की है वो उसको फॉलो करेगा, कहने का मतलब है
चम्मच भी सैटेलाइट उपग्रह बन जाएगा। हाँ, अब आते हैं हम 24वें प्रश्न पे। 24th क्वेश्चन को देखेंगे आप। 24th क्वेश्चन देखें, इसमें लिखा हुआ है कि जो YDSC एक्सपेरिमेंट होता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विझिर्री का प्रयोग के बारे में पूछ रहा है कि इससे हम क्या क्या मेजर करते हैं, क्या क्या नापते हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखिए, अगर मैं एक सिंपल सा फार्मूला लेता हूँ फ्रिंज चौड़ाई का, तो फ्रिंज चौड़ाई का अगर मैं फार्मूला लेता हूँ तो मेरा फार्मूला ये बनता है, राइट। यानी मैं अगर फ्रिंज विड्थ का फार्मूला लेता हूँ तो मेरा फार्मूला ये बनता है। अब देखो मैं इससे क्या क्या नाप सकता हूँ। पहला ऑप्शन दे रखा है स्लिट सेपरेशन, बिल्कुल नाप सकता हूँ डी, यानी कि जो स्लिट है उनकी दूरी, झिर्री है उनकी दूरी नाप सकता हूँ, राइट। सेकंड दे रखा है फ्रिंज विड्थ, बिल्कुल फ्रिंज की चौड़ाई नाप सकता हूँ। और तीसरा दे रखा है स्लिट टू स्क्रीन डिस्टेंस, यानी कि स्लिट झिर्री से पर्दे की दूरी, ये भी नाप सकता हूँ। तो इस तरह हमने देखी कि जो 3 ABC हम तीनों नाप सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो आंसर हमारा कौन सा है? डी, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज। हाँ बच्चों, अब हमारा द यूनिवर्सल गेट इज 25th 25वां है यूनिवर्सल गेट इज, सार्वत्रिक गेट होता है। तो याद रखिए इसका आंसर हमारा फर्स्ट है, नैंड। जो नैंड गेट होता है वो हमारा यूनिवर्सल गेट होता है। अगर हमें सिर्फ नैंड गेट गिवन हो, अगर हमें केवल नैंड गेट गिवन हो तो हम इनसे सारे टाइप के गेट बना सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। हाँ बच्चों, ये मॉक टेस्ट नंबर 2 पूरा हुआ और मुझे आशा है कि आपने इसको बिल्कुल एग्ज़ाम एटमॉस्फेयर में इसको वैसे करा होगा, बिल्कुल ठीक है। और आपका जो भी तैयारी रहेगी उसको आप करें, और जो इसमें मैंने एक्सप्लेन करा उस पर आप तैयार कीजिए उसको, और ज़्यादा अपने जो ठीक है कंसेप्ट उन्हें और क्लियर कीजिए। और इस टाइम पे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे वो बेटर होगा।